दोस्तों, आज की कहानी बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पर। यह कहानी है इंडोनेशिया की, जिसमें दिखाया गया वो भूतिया अपार्टमेंट जो आज भी लोगों को डराता है। कहानी शुरू होती है दिया से, जो खुशी खुशी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि बाथरूम में अजीब तरह का पानी लीक हो रहा है। दिया तुरंत मकान मालकिन से शिकायत करती है, पर उसे पता चलता है कि ऊपर वाली मंजिल खाली है। रात में दिया का सब्र का बांध टूट जाता है, इसलिए वो अकेले छठी मंजिल पर जाती है और देखती है कि वहां का दरवाज़ा भी बंद है। दिया ने कुछ औजार लिए और दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर वह कमरा नंबर 610 में घुस गई। दरवाज़ा खुलते ही एक भयानक बदबू फैलती है और फिर बाथरूम से आवाज़ आती है, कौन है? कोई है वहाँ? इसके बाद जो होता है वो सच में डरावना है। दिया बाथरूम में एक माँ और बेटी को देखती है। उनका चेहरा इतना खौफनाक होता है कि वो डर के भाग जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब उसे हर समय लगता है कोई उसे देख रहा है। अजीब आवाजें, अजीब सा ये। और फिर चौथे दिन शाम को उसने अपनी बहन को सच सुना दिया। बहन ने सोचा दिया डिप्रेशन में है और उसे खुश करने के लिए उसका फेवरेट चिकन बटर मसाला बनाने की सोची। पर 6 बजते ही जब सूर्यास्त हुआ, बाथरूम में ब्रश कर रही दिया ने शीशे में देखा कि वह माँ बेटी अचानक उसके पीछे आ गई हैं। वह चीख पड़ी। जब बहन आवाज़ सुनकर पहुंची तो देखा बहन की लाश फर्श पर पड़ी हुई है और उसके शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे। अब केस पहुंचता है पुलिस तक और एंट्री होती है डिटेक्टिव लेया की। इसी दौरान लेया की गर्लफ्रेंड शियाओ मई भी उसी अपार्टमेंट में जॉब ले लेती है जहां दिया रहती थी। लेकिन चूंकि दिया की मौत उसकी बहन के घर पर हुई थी, जो इस अपार्टमेंट से बहुत दूर था, शुरू में लेया और शियाओ मई को इस अपार्टमेंट में कुछ भी अजीब नहीं लगा। अब फिर वही पैटर्न शुरू होता है। एक और कमरे के किराएदार ने शियाओ मई से कंप्लेंट की कि पानी लीक हो रहा है, और जब शियाओ मई छठी मंजिल पर जाती है तो वही सीन रिपीट होता है। गीले पैरों के निशान सीधे बाथरूम तक जाते हुए और अंदर से वही आवाज़, कौन है? और फिर 4 दिन बाद शाम के समय बाथरूम में माँ और बेटी को देखकर दोनों डर से भाग खड़ी हुई और तुरंत अपने कमरे में छिप गई। लेकिन शियाओ मई को फिर याद आया कि मकान मालकिन ने कहा था छठी मंजिल पर कोई नहीं रहता, तो फिर ये दोनों आई कहाँ से? इसके बाद अजीब घटनाएं और बढ़ जाती हैं। सुबह सुबह उसने गलती से एक पिनों का डिब्बा गिरा दिया और जमीन पर पिनें अचानक एक का आकार बना गई। लेकिन पलक झपकते ही वह संख्या गायब हो गई। फिर जब वह कमरा 513 के पास से गुजरी तो सोचा कि लीक की जांच कर ले, पर अंदर जाते ही देखा कि एक छोटी बच्ची रसोई में खड़ी है। किचन में जाते ही लड़की तुरंत दूसरे कमरे में भाग गई। एक बार फिर वो डरावनी औरत सामने आती है और इस बार सीधा थ्रेट देती है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इससे मई का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वह बिना सोचे कमरे से भाग निकली। नीचे लॉबी में पहुंचते ही उसकी अपने प्रेमी रिया से मुलाकात हुई, जो मामले की जांच करने आया था। उसने मई की कहानी सुनी और उसके साथ 5 फ्लोर वाले कमरे में वापस गया, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं मिला। किराएदारों ने अभी अभी यात्रा से लौटे मकान मालिक को सब कुछ बताया। मालिक ने पूरे विश्वास के साथ कहा, इस अपार्टमेंट में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जाकर सभी शांत हुए और अपने अपने कमरों में लौट गए। रिया ने तुरंत मालिक से सवाल किया, छत फ्लोर में रहने वाली औरत और बच्ची कौन है? इस पर भी मकान मालिक अपनी बात पर अड़ा रहा। जैसे ही रिया ऊपर जांच करने के लिए जाने लगा, आखिरकार मकान मालिक ने सच बताया। 4 साल पहले छत फ्लोर के उसी कमरे में एक माँ और बेटी रहती थी और उनकी मौत एक भयानक एक्सीडेंट में हो गई थी। लेकिन उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। फिर एक क्लीनर फ्लैट को साफ करने गया तो बाथरूम में उसे एक औरत और बच्ची दिखी, जो बार बार कह रही थी 4 दिन। सूरज ढलते ही क्लीनर ने यह बात मालिक को बताई और ठीक 4 दिन बाद घर लौटते ही क्लीनर की अपने बाथरूम में मौत हो गई। और फिर मकान मालिक ने एक मशहूर ओझा को बुलाया, मगर ओझा ने अंदर की आत्मा को भांपते ही दरवाजे का हैंडल छूने से भी इनकार कर दिया। उसने चेतावनी दी, इस कमरे में जो भी जाएगा और जो भी उन्हें देखेगा उसकी मौत तय है। 4 दिन बाद शाम के समय इसलिए मालिक ने छठी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी। अब डिटेक्टिव को छठी मंजिल पर जाने की क्यूरियोसिटी हुई, पर मई ने मना दिया। फिर भी डिटेक्टिव हार नहीं मानता। वो खुद उस कमरे में जाता है और जैसे ही बाथरूम खोलता है वो दोनों फिर दिखाई देती हैं। औरत ने फिर वही कहा, 4 दिन, सूर्यास्त। अब कर्ज उस पर भी लग चुका है। इसी बीच मई की बहन डांस रूम में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन अलग बिहेव करता है।
शीशे में उसकी अपनी परछाई उसे डरावने अंदाज में देख रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बहन तो खड़ी थी, मगर शीशे वाली परछाई नाच रही थी। तभी अचानक शीशे में एक भूत माँ बेटी दिखाई दी और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। खैर, सही वक्त पर मेई और टीचर आ गए। बहन की मोच सही करते समय टीचर को पता लगा कि उस पर एक माँ बेटी के भूतों का साया है, इसलिए उसने उन्हें एक बाबा का पता बताया। अब मदद के लिए एक बाबा को बुलाया जाता है, लेकिन वो भी अंदर जाने से डर जाता है। वो सिर्फ एक बात कहता है, अगर बचना है तो आत्मा का अतीत जानना होगा। अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। जब मेई ने 4 साल पुराने किराएदार के रिकॉर्ड से भूत की जानकारी ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो सब रिकॉर्ड्स मकान मालिक ने कबाड़ में फेंक दिया था। तभी अचानक मेई को उसकी बहन का फ़ोन आया, जिसमें उसे स्विमिंग पूल पर मिलने को कहा गया। पर जब वह पूल के पास पहुंची तो मेई को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूल पर तैरते फूलों ने खुद ब खुद नंबर 2 बना दिया था। खतरा भांपते हुए मेई जाने लगी, पर रहस्यमय तरीके से पूल के किनारे पहुंच गई। पानी में एक दुष्ट आत्मा ने उसे डुबो दिया। जब उसकी बहन वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन पानी में अचानक खड़ी हो गई और उसके सामने नृत्य करने लगी। लेकिन अगले ही पल बहन ने झपट्टा मारकर उसे भी पानी में खींच लिया। खैर, वहां से गुजर रहे एक आदमी ने मकान मालिक को तुरंत सूचना दी और दोनों बहनों को बचा लिया गया। फिर कहानी हमें ले जाती है अतीत में, जहां एक अमीर औरत और उसकी बेटी की ट्रैजिक स्टोरी सामने आती है। तीनों को पता चला कि यह मुखौटा मालागन कहलाता है, जो एक प्राचीन नृत्य में इस्तेमाल होता है। खुशकिस्मती से डांस टीचर एक बुजुर्ग कारीगर को जानती है जो इन मुखौटों को बनाते हैं। मेई और लेया तुरंत कारीगर से मिलने पहुंचे। कारीगर ने बताया, हाँ, मैंने ऐसा मुखौटा बनाया था। जब पूछा गया कि यह किसके लिए बना था तो उसने जवाब दिया, मालकिन कुसुमा देवी के लिए, जो यहाँ की सबसे अमीर महिला और एक प्रसिद्ध डांसर हैं। यह मुखौटा उन्होंने अपनी बेटी कांति के लिए बनवाया था। कांति बेहद खूबसूरत थी और टैलेंटेड डांसर थी, जिस पर कुसुमा देवी को बहुत गर्व था। लेकिन एक दिन कांति एक गरीब लड़के से प्यार कर बैठी और शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। कुसुमा देवी ने बेटी को गर्भपात करवाने और उस लड़के को छोड़ने को कहा, पर प्यार में अंधी कांति ने घर छोड़ दिया। इस पर कुसुमा देवी ने बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया और नौकरों को कांति की सारी चीजें नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन कांति को पालने वाली नौकरानी ने मुखौटे को छुपा लिया। मई तुरंत मुखौटे को लेकर ओझा के घर पहुंची। मुखौटे के माध्यम से फाइनली सच सामने आता है। पता चला कि कांति की हत्या की गई थी और वह भी उसी अपार्टमेंट के कमरा 610 में। दुर्भाग्य से गुरुजी मर्डर करने वाले को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि हत्यारा एक पुरुष था। तीनों ने अनुमान लगाया, शायद हत्यारा कांति का पति ही है। पर जब वे मकान मालिक से पूछताछ करने पहुंचे तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इतने में गुरुजी ने बताया कि 6ठे फ्लोर पर कांति और उसकी बेटी की लाशें छिपी हुई हैं। लाश ढूंढने के लिए ऊपर जाने की बात सुनकर मकान मालिक का पसीना छूट गया, लेकिन डिटेक्टिव को शक ना हो इसलिए दोनों ने हामी भर दी। जब डिटेक्टिव और मई ने गुरुजी को बाथटब में बेहोश देखा, वो आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी किसी ने पीछे से वार कर बेहोश कर दिया। आवाज़ सुनकर मई भी वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही वह नीचे बैठी, मकान मालिक पीछे आ खड़े हुए। अब सबको समझ आता है कि असली विलन कौन है। जब मई को होश आया तो उसने देखा कि मकान मालिक ने उन्हें बांध दिया था और आज श्राप का आखिरी दिन था। सूरज ढलने में बस 2 घंटे बचे थे। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो उनकी मौत तय थी। दूसरी ओर बाथरूम में डिटेक्टिव ने टॉयलेट को लात मारी और उसके टुकड़ों से रस्सी काट दी। सबको बचाने के बाद उसने मास्क लाकर तांत्रिक को दिया। जैसे ही तांत्रिक ने मास्क पहना, आखिरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। फिर रिवील होता है कि कांति की हत्या मकान मालिक और मौजूदा पत्नी ने की थी। घर से भागने के बाद उसने मकान मालिक से शादी की, लेकिन मकान मालिक ने चीट किया और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। इसके चलते दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और मकान मालिक खुलेआम अपनी प्रेमिका को घर लाने लगा। इसलिए कांति ने उससे झगड़ा किया और बदले में मारपीट तक नौबत आ गई। अपनी माँ को पिटता देख बेटी चुप न रह सकी और पीछे से हमला करने की कोशिश की, मगर मकान मालिक ने पलटकर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे वह तुरंत मारी गई। यह देख कांति पागलों की तरह बदला लेने दौड़ी, पर मालिक के एक थप्पड़ से वह गिरकर शीशे की मेज पर जा टकराई और तुरंत बेहोश हो गई। डर के मारे मकान मालिक और उसकी प्रेमिका ने माँ बेटी की लाशों को नहाने के टब में डुबो दिया। फिर तीसरे दिन लाश के टुकड़े किए और चौथे दिन दीवार में चुन दिए। इसी वजह से
माँ, बेटी की आत्माएं कमरा नंबर 610 में कैद हो गईं। यह सब देखने वाले ओझा ने अपनी आखिरी सांसों में डिटेक्टिव को यह सच बताया और फिर उसकी भी मौत हो गई। फाइनली डिटेक्टिव को समझ आया कि दीवार तोड़कर उन्हें ये सच दुनिया के सामने लाना होगा। पर दीवार तोड़ने के लिए औजार बेसमेंट में पड़े थे। जैसे ही वो बेसमेंट पहुंचे, मकान मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डिटेक्टिव ने मकान मालिक को मुक्के से बेहोश किया और हथौड़ा लेकर ऊपर दौड़ा। उस दीवार को तोड़ना शुरू किया, पर दीवार बहुत मजबूत थी। 6 बजते ही कांति और उसकी बेटी की आत्माएं आ गईं। उन्होंने मेई की बहन को पकड़ लिया और उसे मारने लगी। जैसे ही दीवार टूटी और तभी कांति की बेटी का सिर लुढ़क कर बाहर आ गया। यह देखकर माँ, बेटी ने बहन को छोड़ दिया और अपना असली रूप दिखाकर गायब हो गई। तीनों बच गए। फाइनली मकान मालिक और उसकी प्रेमिका को कांति और उसकी बेटी ने टुकड़े टुकड़े कर मार डाला और अपना बदला ले लिया। इस तरह उनकी आत्माएं शांत हुई और अब वे चैन से नया जन्म ले सकती थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।